बार। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर बनाया भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस। इस अवसर पर भारत स्काउट गाइड की स्टेट चीफ कमिश्नर सुश्री सीमा जॉनसेरी के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। खटीमा में मुख्यमंत्री की पत्नी गीता पुष्कर धामी की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता की ग्रहण। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही खटीमा में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में ला रही है तेजी। पुलिस अधीक्षक चंपावत और पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आम जनता को दिया प्रशिक्षण में पुलिस और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले आपदा के समय राहत बचाव कार्य और अग्निशमन से संबंधित दिया गया प्रशिक्षण। उत्तराखंड चार धामों में प्रसिद्ध श्री यमुनोत्री धाम और केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। साधु संतों ने विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चारण कर कपाट किए बंद। उत्तराखंड के कालाढूंगी में हाथियों का आतंक आया सामने। देर रात लगभग आधा दर्जन हाथियों का झुंड वन डिपो में घुसा। हाथियों ने फाइबर में बने कमरों में घुसकर की तोड़फोड़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि बीजेपी अब तय करेगी प्रदेश में विस चुनाव की रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ये जो रणनीति है वो टैग करने वाली है और इसके साथ ही लगातार बैठक में आगामी चुनाव और पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा जो है वो की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो काफ़ी अहम होने वाली है और इस बैठक में कई मुद्दे जो हैं वो हो सकते हैं और सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश की जो रणनीति है वो क्या होगी, बीजेपी इस पर विचार विमर्श करने वाली है। सीएम धामी सहित कई सदस्य जो थे वो ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर जो है चर्चा की गई है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो हुई है और बैठक में सीएम धामी सहित कई सदस्य जो थे वो इस बैठक में शामिल हुए। अगले साल चुनाव है और बीजेपी अब जो रणनीति जो है वो तय करने में जुट गई है। लगातार आपको बताएं कि बीजेपी जो है रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा में बगवाली पोखर में ऐतिहासिक और पौराणिक बगवाली मेले ओढ़ा बेचने की रस्म के साथ शुरू हो गई। मेले में लोक कलाकार शानदार रंगारंग कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ढोल और नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए यहां स्थित पोखर की परिक्रमा की है। कोरोना के चलते पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट और पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। जिला पंचायत के अध्यक्ष उमा बिष्ट ने इस मौके पर कहा कि मेले हमारी संस्कृति के ध्वजावाहक है, इनको जीवंत रखना हम सब की जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसके माध्यम से हम परंपरा को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। तो वहीं टिहरी बांध परियोजना दिसंबर 2022 तक अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। टीएचडीसी की दूसरी चरण की 1000 मेगावाट की
पंप स्टोरेज प्लांट का निर्माण अपने अंतिम दौर पर है। भूमिगत इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण पूरा होने से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ ही टीएचडीसी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। इससे जहां 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। बिजली उत्पादन से मिलने वाले राजस्व की 2% धनराशि CSR से बांध प्रभावित क्षेत्र के विकास और कार्यों पर खर्च की जानी है। आपको ये बताएं कि टिहरी बांध परियोजना 2400 मेगावाट की है, जिसमें से 1000 मेगावाट मुख्य बांध और 400 मेगा कोटेश्वर बांध से बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि 1000 मेगावाट की PSP परियोजना का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था। PSP का सिविल कार्य HCC हाइड्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य जो है वो जी हाइड्रो फ्रांस और जी पावर इंडिया कंपनी कर रही है। तो वहीं टिहरी बांध परियोजना के डाउनस्ट्रीमिंग में स्थित कोटेश्वर बांध की झील से अपस्ट्रीम में स्थिति जो है वो टिहरी बांध झील में जल को पंपिंग कर पहुंचाया जाने वाला है, जिससे 4 टारबाइनों को चलाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। पंप स्टोरेज परियोजना देश की पहली परियोजना होने वाली है, जिससे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो वहीं देवभूमि में कुछ सालों पहले परिवारों से मिलने के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह मेले का आयोजन होता था, जो पहाड़ों से पलायन के चलते धूमिल होने लगा है। परिवारों के बीच मेल जोल बढ़ाने और आपसी सौहार्द बनाने के लिए रिन्नी खाल के प्रवासियों की तरफ से कोटद्वार के एक निजी वेडिंग पॉइंट में दीपावली परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रिखणी खाल ब्लॉक के प्रवासियों ने शिरकत की और लोगों ने इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए अपने सुझाव भी रखे। तो वहीं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गणवाली ने आयोजन मंडल की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी जरूरतों के अनुसार पहाड़ों से पलायन कर मैदानी क्षेत्र में बसे प्रवासी इस मिलन समारोह के बहाने एक स्थान पर एकत्रित होकर एक दूसरे के सुख और दुख बांटने की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हैं। इस दौरान लोगों ने अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश भी दिया है। वो वहाँ पर मिलना मुश्किल है। परिवार सम्मेलन रिखणी खाल हमने यहाँ पे एक बैठक रखवाई है। उस बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कोटद्वार में जितने भी रिखणी खाल वासी रहते हैं कि हम सब लोग मतलब इकट्ठा हो जाएं और अपनी अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो क्षेत्र से संबंधित हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है, चाहे वो शादी से संबंधित है, बच्चों की नौकरी से संबंधित है, तो हम मतलब उसका समस्या का हम समाधान कर सकें। तो वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मिशन को ग्राम पंचायत जो है पानी फेर रहा है। विकासनगर की ग्राम पंचायत कोल्हाल की सड़कों पर फैली गंदगी इस ओर साफ तौर पर इशारा कर रही है कि इन सड़कों पर फैल रही गंदगी से लोगों को परेशानियां हो रही है। नालियां खुली पड़ी है, लेकिन ग्राम प्रधान इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहीं कुल्हाल ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी मोहम्मद इस्लाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में गंदगी फैल रही है और साथ ही ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन से अब तक ग्राम प्रधान की तरफ से ग्राम पंचायत में कोई सफाई का कार्य नहीं करवाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जहां सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को साफ सफाई के लिए अलग से बजट दिया गया है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफाई व्यवस्था के लिए पहले हमारे पास 3 कर्मचारी होते थे पीट बाज़ार में, और अब 2 साल से कोरोना की वजह से पीट जैसे बंद होगी तो हमारे पास एक ही आदमी है, और उसका पीट बाज़ार का एरिया इतना है कि वो हफ्ते भर में उसको अकेला आदमी नहीं कर पाता। अब कोरोना की वजह से बंद होने की वजह से वो व्यवस्था चरमरा गई, तो अब जैसे पीट लगनी शुरू हुई हम दोबारा आदमी बढ़ाएंगे। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार इतना पैसा दे रही है उसका कोई पता नहीं है। हमारे यहाँ हाट बाज़ार लगता है, उसकी जो है 32 लाख रुपए सालाना की आमदनी है, उस पैसे का कोई पता नहीं लगता कहाँ जाता है। और यहाँ सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई है, बीमारी फैल रही है, यहाँ बहुत बुरा हाल है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता।
तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत स्काउट और गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड की स्टेट चीफ कमिश्नर सुश्री सीमा जॉनसोरी के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्टिकर ध्वज लगाया और साथ ही सीएम ने कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार को बढ़ावा देने में भारत स्काउट और गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और साथ ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को स्काउट एंड गाइड से जुड़े जाने की अपील करते हुए कहा कि इससे छात्रों में सेवा भाव और अनुशासन की भावना जो है वो जागृत होगी। इस अवसर पर रविंद्र मोहन काला, डॉक्टर दलजीत कौर, BS रावत, रेशमा परवीन, राहुल रतूड़ी जो थे वो मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड में खटीमा के बिगराबाग ग्राम सभा में मुख्यमंत्री की पत्नी गीता पुष्कर धामी की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खटीमा में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में भी तेजी आ रही है। ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर, साथ ही मुख्यमंत्री धामी की कार्यप्रणाली और विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान गीता धामी ने आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड प्रदेश में अब की बार बीजेपी 60 के पार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जो है जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री माननीय मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और साथ में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जनहित में एक के बाद एक जो है नए निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और सभी लोग जो है ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ मिल करके अपने क्षेत्र हित में, प्रदेश हित में कार्य करना चाह रहे हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक चंपावत और पुलिस क्षेत्राधिकारी के आदेशानुसार अग्निशमन केंद्र टनकपुर 3 की तरफ से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव के नेतृत्व में मीना बाजार, नई बस्ती, बनबसा में जाकर आम जनता को पुलिस और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले आपदा के समय राहत, बचाव कार्य और अग्निशमन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मौके पर उपलब्ध संसाधनों से ही रेस्क्यू कार्य करना, जैसे केवल रस्सी से स्ट्रेचर बनाना, पहने हुए कपड़ों से स्ट्रेचर बनाना, 2 व्यक्तियों द्वारा घायल को उठाना, 1 व्यक्ति द्वारा घायलों को उठाना और प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण यहां दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान 50 से 55 महिलाएं और पुरुष जो थे वो मौके पर मौजूद रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत का आदेश था कि आम जनता के बीच में जा कर के आपदा से बचाव के बारे में और अग्निशमन के बारे में जो है एक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे आम जनता जो है जागरूक हो। जैसे अचानक कोई आपदा आती है तो फायर सर्विस या एम्बुलेंस या पुलिस के पहुंचने से पहले उपलब्ध संसाधनों से आम जनता अपना क्या बचाव कर सकती है, कैसे बचाव कर सकती है, उसके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय और CO सर का आदेश। तो वहीं उत्तराखंड 4 धामों में से प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए भैया दूज के दिन विधि विधान से पूजा कर कपाट बंद कर दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट भी अब बंद हो गए हैं। 20 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की जयकारों के साथ उत्सव डोली ने शीतकालीन गद्दी स्थित खरसाली हेतु प्रस्थान किया और उत्तराखंड 4 धामों में से 3 धामों में यानी कि श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा समापन पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और CM पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन तीर्थ मंत्री सतपाल महाराज सहित कई जो लोग थे वो मौजूद रहे। तो
तो वहीं राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कहा कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की गुणवत्ता और गरिमा पर ध्यान देने की बात अधिकारियों से की गई है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आयुक्तों और जिलाधिकारी से जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी ली है। तो वहीं उत्तराखंड के कालाढूंगी में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि कालाढूंगी में वन विकास निगम पूर्वी कालाढूंगी के कार्यालय में देर रात लगभग आधा दर्जन हाथियों का झुंड वन डिपो में घुस गया और इस दौरान हाथियों ने फाइबर में बने कमरों में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। वहां मौजूद एक चौकीदार कर्मचारी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, तो वहां रखे कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, अलमारी और जरूरत के सरकारी कागजात को भी हाथियों ने तहस नहस कर दिया। हाथियों ने कार्यालय के चारों ओर से फाइबर से बने दीवारों को तोड़कर जमकर उत्पात मचाया। वन विकास के निगम की डीएलएम आनंद कुमार ने कहा कि कार्यालय के अंदर सभी कमरों में घुसकर हाथियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। गनीमत तो ये रही कि किसी का जो जान का नुकसान है वो नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि करीब 10 से 15 लाख का नुकसान का अनुमान लगाया है। तो वहीं रात में चौकीदार कर्मचारी ने भागकर अपनी जान भी बचाई थी। इसके बाद कर्मचारी ने अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। मैं यहाँ का सेवक कालाढूंगी रोखड़िया महाराज हनुमान मंदिर। यहाँ पर रात 10:30 बजे दो हाथी आए थे। उन्होंने यहाँ पर मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की और मेरे आश्रम के अंदर धूना पर भी तोड़फोड़ की है। और तोड़फोड़ करने के बाद वो 10:30 बजे करीब 11 बजे करीब यहाँ से हाथी निकले। हमारे रात्रि चौकीदार मिस्टर राकेश यहाँ पर कल रात थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि 11 बजे यहाँ पर 5 हाथियों का झुंड आया है यहाँ पर, जिसमें 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और 2 जो हैं बड़े हाथी बताए जा रहे हैं। तो 11 बजे आके इन लोगों ने जो है हाथियों ने पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर अंदर कमरों में घुसे। तो हमारा जो प्रथम है जो देखा जा रहा है कि स्टोर का जो रूम है हमारा, इसमें अलमारी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें डैमेज कर दी। तो वहीं बाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान सुनीता टम्टा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 20 नवंबर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम करने का आह्वान किया, जिसके चलते बाजपुर में 7 नवंबर को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सुनीता टम्टा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। तो वहीं सुनीता ने कहा कि जनता उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आह्वान किया गया है, जो हम कल से शुरू कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके प्रदर्शन करेंगे और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है 20 तारीख तक किया जाएगा। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस है और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस मातृशक्ति के रूप में मनाया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में कांग्रेस समर्थक पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हुए और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गोचर नगर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के समर्थक मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेसियों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस बीच कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी सरकार से महंगाई कम करने की मांग भी की है।
तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद संक्रमण का प्रकोप थमा हुआ है, लेकिन डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। प्रदेश के मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में डेंगू के मामले अब निकलकर सामने आने लगे हैं। अब तक प्रदेश में 700 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार की ओर से इस समय डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सरकार की तरफ से सभी पंचायतों निकायों को साफ सफाई के साथ ही फॉगिंग करने के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड में इलाज और जांच प्लेटलेट्स की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक डेंगू के मामले हरिद्वार जिले में आए। दूसरे स्थान पर देहरादून और तीसरे स्थान पर उधम सिंह नगर जिला है। तो वहीं स्वास्थ्य महानिर्देशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा का कहना है कि डेंगू की रोकथाम और बचाव को लेकर जिला स्तर पर सभी व्यवस्था करी गई है और दवाइयों की कोई कमी प्रदेश में नहीं है। डेंगू प्रभावित इलाकों में नियमित रूप से अब निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं तहसील विकासनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत आदूवाला के ग्रामीण 4 दिन से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ ग्राम प्रधान के सहयोग से विभाग ने टैंकर से गांव में पानी सप्लाई कराया। तो वहीं दूसरी तरफ खराब हुए ट्यूबवेल को भी विभाग की तरफ से ठीक कराया गया है, लेकिन वहीं आज लो वोल्टेज की वजह से ग्रामीणों ने फिर से पानी के संकट का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में सिंचाई का ट्यूबवेल है, जिसे ग्रामीण में पीने के पानी के लिए कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन वहीं बिजली विभाग की तरफ से एक ट्रांसफार्मर्स भी लगाया गया है, जो वहां के स्थानीय ग्रामीणों और होटलों को उस ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया है। लेकिन 1.5 महीने से बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर ढप पड़ा हुआ है, जिस कारण से बिजली विभाग की तरफ से ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर से ही होटलों के और ग्रामीणों के कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से लो वोल्टेज होने के कारण पीने के पानी और सिंचाई के लिए समस्या पैदा खड़ी हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि 1.5 महीने से खराब बिजली विभाग ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को सुधारने की कोशिश भी नहीं की, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन विभाग के अधिकारियों की तरफ से फोन नहीं उठाया गया। हमारी ग्राम पंचायत आदूवाला में बार बार ट्यूबवेल ख़राब होने के कुछ कारण हैं। जो जल संस्थान की तरफ से अलग से ट्रांसफार्मर को रखा गया है, उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिए गए हैं गांव की सप्लाई के लिए। होटलों पे सप्लाई उसी से जारी है। जो 11 kV ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जल संस्थान की तरफ से, उस पे लोड पड़ने की वजह से, पूरे होटलों का लोड पड़ने की वजह से ट्यूबवेल की यूनिट कम हो जाती है। तो वहीं केदारनाथ धाम पीएम मोदी पहुंचे थे कल, जहां पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया और साथ ही इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। साल 2013 में आई भीषण दैवीय आपदा के बाद ये सोचा नहीं जा सकता था कि अब कभी केदारनाथ धाम की तस्वीर बदलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कर दिखाया। आज विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की महिमा अजब निराली है। कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की तरफ से शिवालयों में जलाभिषेक करने को एक अच्छा कदम बताते हुए शिक्षा मंत्री पांडे ने कहा कि सभी ने पीएम के आह्वान को स्वीकार किया है और साथ ही इसके लिए शिक्षा मंत्री ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि अपेक्षा रखते हैं कि दलगत राजनीति से दूर रहकर देवी देवताओं का सम्मान सदैव किया जाता रहेगा। इन पावन पवित्र त्योहारों को आपके माध्यम से उत्तराखंड प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह त्यौहार बाबा केदारनाथ जी के आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि 2013 में जब ये आपदा आई थी, उस समय किसी को विश्वास नहीं होता था कि उत्तराखंड संभल पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निरंतर आशीर्वाद की वजह से हमारी सरकार काम कर रही है।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का कांग्रेस ने अनूठे ढंग से अब विरोध किया। इस बीच कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में शिवालयों में जलाभिषेक कर कीर्तन किया। तो वहीं काशीपुर में प्रत्येक शिव मंदिर पर जलाभिषेक और नगर कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काशीपुर के नागनाथ मंदिर पर एकत्रित कांग्रेसी जनों ने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के पश्चात किसान कांग्रेस कमेटी महानगर के अध्यक्ष शशांक सिंह ने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल के आदेशानुसार भगवान शिव पर जलाभिषेक के माध्यम से प्रदेश और देश में भगवान शिव जी से खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। तो वहीं दूसरी ओर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने मोटेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आज देखिए सर्वप्रथम अन्नकूट है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हर शिव मंदिर में जलाभिषेक और कीर्तन का कार्यक्रम है। ये एक हमारा विरोध प्रदर्शन का एक तरीका भी है, क्योंकि आज केदारनाथ में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पधार रहे हैं। आज देखिए सर्वप्रथम अन्नकूट है। आज अन्नकूट की सभी प्रदेशवासियों को, काशीपुर की सम्मानित जनता को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से विरोध के साथ साथ एक हमने परमपिता ईश्वर से और केदारनाथ बाबा जी की तरह ही काशीपुर में हमारे जितने भी शिवालय हैं, समस्त कांग्रेस परिवार ने विभिन्न शिवालयों पर जाकर आज पूजा अर्चना की, शिवार्चन किया, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक किया। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर की नानकमत्ता मंडी समिति में किसानों के धान फसल की तोल सही ढंग से नहीं होने पर भड़के किसानों ने नानकमत्ता मंडी समिति में धान की तौल को बंद करवा दिया और धरने पर वो बैठ गए। तो वहीं किसान नेता मलुक सिंह ने कहा कि 4 घंटे धरने पर किसान बैठे हुए हैं। उसके बाद मंडी प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत के बाद धान की तौल को फिर से शुरू कर दिया गया। मंडी में किसानों की फसल की सही से तौल हो सके, इसकी व्यवस्था के लिए मंडी प्रशासन को लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है और इस दौरान किसानों ने अपील की है कि शांति जो है लगातार बनाए रखे। आज सुबह से जो है कुछ ऐसे लोग बीच में आ गए थे कि जिन्होंने जो है कुछ गलत पर्चियां बनवा ली थी, उसकी वजह से थोड़ा विवाद हो गया था और हमारे किसान भाइयों की ट्रॉलियां जो है वो कम जा पाई थी। तो इसी को लेकर जो है हम लोग सारे किसान हमारे नाराज़ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था, जो 3-4 घंटे से चल रहा था, लेकिन अभी उसमें जो है सहमति बन गई है और ये सारे हमारे किसान यूनियन के और जितने हमारे किसान हैं वो सारे जो है वो नज़र भी रखेंगे कि जो हमारे बीच में गलत लोग हैं उनको जो है हम लोग देखें और ऐसा ना हो पाए। तो वहीं रुड़की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अपने खाते में करोड़ों रुपए स्थानांतरित करने के मामले में एक आईटी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धीरज कुमार उपाध्याय कुशीनगर का निवासी बताया जा रहा है, जो हाल ही में भंगेड़ी गांव में रह रहा है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद से वो पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके लिए पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने कहा कि वो आईआईटी डीन ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट क्लर्क था और 2017 से उसकी तरफ से संस्थान की तमाम धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर की जा रही थी। फिलहाल उसके खाते में 20 लाख रुपए जमा हैं, जिन्हें होल्ड करवा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए कहा है, जिसे वहां से अब जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। ऊपर का गबन का मामला आया था, जिसमें कि वहीं के एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो धीरज नाम का जो व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके खाते में 20 लाख रुपए के आसपास अभी हैं, जो कि फ्रीज कर दिए गए हैं। ये सन 2020 का है। 11/12/2020 को ये मामला दर्ज हुआ था, जो कि प्रशांत गर्ग जो IIT के हैं, इन्होंने ये दर्ज किया। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।